हेलो जैन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, और आप इसे चल कुंडली धारा मापी भी पढ़े होंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे और एंड में आपको एज एक होमवर्क न्यूमेरिकल दिया जाएगा। और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग 10 और न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर के बेहतरीन सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का अपना पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ये है। कह रहा है एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है ना, जिसमें 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पियर का करंट बह रहा है। कुंडली पर जो अभिलंब खींचा गया है वो 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुंडली पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण आपको फाइंड करना है ना। तो जो डेटा एक बार दे रखे पहले उन्हें लिख लेते हैं। ध्यान से देखो तो वर्गाकार कुंडली है। कैसी कुंडली है? वर्गाकार। तो एक वर्ग चूज करते इधर से। ये एक वर्ग है। ठीक, इसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब वर्ग में सभी साइडें सेम होती तो ये भी 10 हो जाएगी, वो भी 10 हो जाएगी। और इसमें 20 फेरे हैं, मतलब जो आप ये एक ब्लैक कलर का सेट देख रहे हैं ऐसे 20 सेट है इसमें। ठीक है, इसमें 12 एम्पीयर का करंट है। करंट का डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करंट फिक्स नहीं है। ठीक, तो एक बार डेटा लिखते हैं। एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है ना। तो इसे पहले सॉल्व कर देते हैं। तो आ जाएगा भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा, हम जो न्यूमेरिकल लगाते हैं वो MKS में लगाते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -2 लिखते हैं। चूंकि इसका भी स्क्वायर है तो इस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अल्टीमेट ये वैल्यू 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। फेरे इसमें 20 हैं। फेरे कितने हैं? 20। और करंट 12 है। करंट का मैग्नीट्यूड 12 है और जो अक्ष के साथ थीटा बन रहा है वो 30 है। थीटा कितना है? 30। आपको बताना है कुंडली पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.80 टेस्ला। आपको फाइंड करना है बल युग्म का आघूर्ण। आपने पढ़ रखा होगा आघूर्ण को भैया टाउ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टाउ से। अब तुम्हें विशेष तो कोई काम नहीं करना था इसमें, फार्मूला ही बस फिट करना है सही से। आई ए बी साइन थीटा, है ना। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू करंट की वैल्यू है भैया 12 और एरिया ये दे रखा है 100 गुणे 10 की पावर -4। आप इसे 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, है ना। बी की वैल्यू है 0.8 और थीटा की वैल्यू है 30। साइन 30 की वैल्यू सभी को आती होगी 1/2 होती है। 1/2 इसे काट लीजिए आप। तो पहले आप बता दो, दशमलव से ये वाला 0 मर जाएगा और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा यार। तो आंसर आ जाएगा 12 गुणे 8 96 इंटू 10⁻²। यही आपका आंसर है। यूनिट इसका याद होगा तो न्यूटन मीटर होता है। आप इसे ये लिख सकते हैं 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला सवाल बेहतरीन समझ जरूर आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने ये है। ये धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता को लेकर के है। कह रहा दो चल कुंडली धारा मापी है। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारा मापी बोलते हैं और इसमें दो समझोमीटर लगे हुए हैं, एक M1 और दूसरा M2। इनके विवरण नीचे दिए गए हैं। क्या क्या दे रखे हैं? R1 की वैल्यू 10 है। फेरों की संख्या पहली कुंडली में 30 है। N1 30 है। पहले वाले का एरिया 3.6 गुणे 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर है और पहले वाला का मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो 0.25 टेस्ला दे रखा है। सिमिलर दूसरे वाले टर्म में R2 की वैल्यू 14 है, N2 की वैल्यू 42 है, A2 की वैल्यू 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है
और B2 की वैल्यू 0.50 t है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, पहले पॉइंट में कह रहा है M2 व M1 की धारा सुग्राहितों का रेशियो बता दो आप। अगला है M2 व M1 की वोल्टेज सुग्राहिताओं का रेशियो बता दो आप, है ना। तो इनके फार्मूले आप याद करो पहले क्या होते थे। तो हम लिखते हैं धारा सुग्राहिता का फार्मूला, धारा सुग्राहिता को भैया लिखते हैं सेंसिटिविटी करंट। तो हम इसको SI लिख सकते हैं, करंट को I से लिखते हैं और सेंसिटिविटी को S मान लिया, तो धारा सुग्राहिता को हमने SI से लिख दिया। SI का जो फार्मूला होता है वो ये होता है NBA बटे में K, NBA बटे में K, ठीक है ना। और जो वोल्टेज सुग्राहिता का फार्मूला होता है उसे हम SV मान लेते हैं। SV का जो फार्मूला होता है सभी को पता है V बराबर IR होता है, तो इसमें बस IR ही लिखना है अपने को, I बराबर V अपान R है ना, NBA बटे में KR। बस इन फार्मूलों से आपको रेशियो पता करने हैं, तो चलो निकालते हैं। अपने को M2 व M1 का रेशियो चाहिए, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। हम डायग्राम नंबर या पॉइंट नंबर A सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे SI2 है ना, SI1। तो यहां से SI की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग, NBA, चूंकि ऊपर वाला टर्म ऊपर लिया है हमने क्योंकि M2 व M1 का रेशियो लिखना है अपने को, तो हम 2 वाला टर्म ऊपर लिखेंगे। तो बोलो क्या लिखा जाए फिर, हम लिखेंगे N2B2 A2 अपान K2, है ना। अब इस वाले की वैल्यू पलट करके लिखेंगे, पलट करके, तो ये हो जाएगा K1 बटे N1 B1 A1, है ना। अब एक चीज यहां पर नोटिस करनी सभी को, क्या इस सवाल में K की वैल्यू तो नहीं गिवन है ना। एक्चुअल में लिखना छूट गया है पर बता देते हैं आपको। K स्प्रिंग नियतांक है, क्या है, स्प्रिंग नियतांक है। अब अगर ये वैल्यू फिक्स है, यानी कि सवाल के हिसाब से जो K1 है भैया वो K2 के बराबर है। अब अगर K1 K2 के बराबर है तो ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही कट जाएगी यार, है ना। तो एक्चुअल में तुम्हारा फार्मूला बनेगा क्या, फार्मूला अपना बनेगा N2B2 A2 अपान N1 B1 A1, है ना। बस इसी में साधारण सी वैल्यू रख लो और बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होना चाहिए ये। तो N2 की वैल्यू बोलो कितनी है, N2 की वैल्यू भैया 42 दे रखी है, तो 42 बटा 30 इंटू, अब हम B2 बटे B1 लिख रहे हैं, B2 की वैल्यू दे रखी है 0.50 और ये दे रखा है 0.25 इंटू A2 A1, A2 की वैल्यू ये है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 और A1 की वैल्यू है इसका दोगुना 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3, ऐसे डाटा दे रखा है। चलो इन्हें काटते हैं भैया। तो ध्यान से देखेंगे, ये 2 लिखा है और ये 2 लिखा है, तो ये दो मर जाएगा, ये -3 ये -3 भी मर जाएगा, है ना। बस 42 बटे 30 बचेगा इसमें, 42 बटे 30 को डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो बोलो क्या बन जाएगा ये, तो 30 इक्के 30 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12, अगर हम दशमलव लगा दें तो ये बन जाएगा 120, 30 चौके 120 होते हैं, मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो 1.4 आएगा, या आप इससे चाहो तो रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसे 6 से काट लीजिए यार आप, तो 7/5 निकल आएगा, 7/5, ये भी एक उत्तर है, ठीक है। इस 7/5 का आप आंसर कर सकते हैं 1.4। अब रेशियो में पूछा तो इसे 7/5 या 7:5 बोलने में कोई बुराई नहीं है। अब बात करते हैं वोल्टेज सुग्राहिता को लेकर के, यहां पर हम इसको मार्क करते हैं, चूंकि M2 M1 ही चाहिए अपने को, SV2 बटे में SV1। अब थोड़ा सा भेजा लगाओ यार, क्या SI और SV के फार्मूले तो सेम सेम है, तो चेंज क्या हो रहा है, क्या इस वाले फार्मूले में बस थोड़ा ही चेंज है, क्या बटे में इसके R लिखा है, तो सिर्फ R को ही ले आते, बाकी सब कुछ सेम रहने देते हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो R भैया V के व्युत्क्रमानुपात में लिखा है ना, तो हम ध्यान से देखेंगे, क्या ये वैल्यू तो यही हो जाएगी यार, N2B2 A2 अपान N1 B1 A1, है ना। अब चूंकि ये बटे में लिखा है इसलिए भैया ये वैल्यू बन जाएगी R1 बटे R2, बस इतना सा काम करना था। अब तुम खुद बताओ, क्या इस वाले को तुम सॉल्व करके आए हैं अभी अभी,
क्या इस चीज को ही तो सॉल्व करके आए हो? इस चीज की वैल्यू कितनी, चाहे 7/5 लिख लो चाहे 1.4 लिख लो, तो चलो हम 7/5 लिख लेते हैं, इंटू R1/R2। R1 की वैल्यू है 14 और R2 की वैल्यू है 10, सॉरी ये 10 है और R2 की वैल्यू 14 है ना, ऐसे रख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 और ये कितना 5 और 5 से 5 मर जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आया, बराबर 1। यानी जो दूसरे मीटर का जो वोल्टेज सुग्राहिता होगा वो पहले वोल्टेज की सुग्राहिता के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं SV2 बराबर SV1, है ना, क्योंकि आंसर तो 1 आया है। उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल सभी को बेहतरीन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है एक प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ आप नहीं जानते तो चैम्बर या कक्ष कह सकते हो। एक प्रकोष्ठ है जिसमें 6.5 जी बोले तो गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार है। अच्छा, तुमने थ्योरी अगर मन से पढ़ी होगी तो तुमने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन का पथ तभी वृत्ताकार होता है जब वो उसमें परपेंडिकुलर प्रवेश करता था, है ना। इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति निकालनी है आपको। क्या ये भी लिखना है, क्या यह वेग पर निर्भर करती है, मतलब जो आवृत्ति है क्या यह वेग पर निर्भर करती है, इसमें तो बस हाँ और नहीं लिखना था आपको। खैर पहले आंसर करते हैं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यह दे रखा है 6.5 जी बोले तो गॉस, इस गॉस को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सीजीएस का यूनिट है, हमें रखना है एमकेएस में। तो गॉस को टेस्ला बनाने के लिए भैया -4 से गुणा करते हैं, -4 से गुणा या कलो 10⁻⁴ से भाग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार, अगर थीटा की जरूरत पड़ती मुझे तो हम रख सकते थे कि थीटा 90 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति बता दो। परिक्रमण आवृत्ति को भैया एफ से मान लो लिखते हैं, बस यही चीज निकालनी है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रवेश करता था उसके लिए रेडियस का फार्मूला आता था mv/qb, mv/qb, और उसमें आवर्त काल का फार्मूला आता था 2πm/qb, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं t का फार्मूला आता था 2πm/qb। अच्छा मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी यह फार्मूला होता है 1/t, f बराबर 1/t। तो क्या फार्मूला रिवर्स हो जाएगा? तो अगर मुझे f का डेटा चाहिए तो ये वैल्यू ही पलट जाएगी, मतलब हम लिख सकते हैं qb/2πm। क्या लिख सकते हैं? qb/2πm। अब ये m क्या था? m एक्चुअल में पार्टिकल का मास है और q पार्टिकल का चार्ज है। बाकी b की वैल्यू सवाल में गिवन है, 2π तो कांस्टेंट है, तो रखते हैं। तो पार्टिकल का नाम आपको दिख रहा हो तो इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए सारी कहानी है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अब तक रट चुका होगा आपको अच्छे से। b की वैल्यू है 6.5 गुणे 10⁻⁻4, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7, तो 7 समझो ऊपर लिखा हुआ है, इंटू m, m मास इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 करके, तो ऐसा करते हैं सीधा 9 ही मान लेते हैं 10⁻31 कैलकुलेशन करने के लिए। अब ध्यान से, कुछ कट रहा है अपने पास क्या, कोई नंबर ऐसा? तो मेरे ख्याल से इस 22 से 65 को काट दो, तो 22 तेईस 66 होते, इतना तो जानते ही हो आप। तो 0.3 के अप्रॉक्स काट दिया इसको, ठीक है। अच्छा दशमलव, ये दशमलव, तो ऊपर हमने सीधे सीधे 10⁻⁻2 ले लिया, ठीक। अब ध्यान से को तो ये 3 हो गया, ठीक, और तो कुछ बचेगा नहीं। इस 2 से इस 16 को मार दे तो 8 हो जाएगा, है ना। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअल में बन जाएगा ये 8 सते 56, 56/3 गुणे, है ना। और कुछ तो बचा नहीं, सिर्फ पावर पावर का खेल है। तो -31 है ये, और 19 4 23, 23 2 25, तो सीधा -6 बचेगा। -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर है 56/3 गुणे 10⁻6। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, आप लिख सकते हैं इसे 1, यहाँ 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 24.6, 18.6 कर दो, गुणे 10⁻6। इसका भी ये जो यूनिट होता है वो हर्ज लिख लो,
या फिर चक्कर प्रति सेकेंड लिख लेना, चक्कर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो सारी कहानी लगभग ठीक ही है सब। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें दे रखा है, क्या यह वेग पर निर्भर करती है? तो याद रखना है जो आवृत्ति होती है वो वेग पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो आंसर इसका याद कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.6 गुणे 10⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। आपको इसके तुल्य धारा व चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। आप सभी ने करंट का एक बेसिक फार्मूला पढ़ रखा होगा, I बराबर Q/T। बट अगर कोई एटम है, जैसे मान लो ये एटम है, ये इसका नाभिक है और ये हमने इसकी पहली कक्षा मान ली, ये इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा मान ली। अब सभी जानते हो कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल रहते हैं और जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? मान लेते हैं v रफ्तार से घूम रहा है। कितनी रफ्तार से घूम रहा है? v रफ्तार से। अब एक बात आप सभी जानते ही होंगे कि आवेशों के चलने की वजह से धारा आती है। अगर वो ऋणावेश है तो उसमें करंट की दिशा को हम उसके उल्टी दिशा में कंसीडर करते हैं। अगर वो धनावेश पार्टिकल है तो करंट को हम उसी की दिशा में कंसीडर कर लेते हैं। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के तुल्य एक सूक्ष्म धारा इसमें बहना शुरू करेगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ऐसे। यानी इलेक्ट्रॉन उस तरफ चल रहा है और करंट इस तरफ रिलीज करेगा। हालांकि ये सूक्ष्म करंट है, कोई हैवी मैग्नीट्यूड नहीं है करंट का, ये याद रखना, ठीक है। तो ऐसे में इसका हम करंट निकालने का फार्मूला क्या लिखेंगे? तो चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो। क्या याद करेंगे? जब कोई पार्टिकल नाभिक के चारों ओर घूमता है तो करंट कितनी रिलीज करता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के तुल्य करंट लिख रहे हैं ये चीज। तो इलेक्ट्रॉन इनटू, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इसके द्वारा लगाए गए चक्कर, है ना, लगाए गए चक्कर। लगाए गए चक्कर, ये एक्चुअल में फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे। अभी तुमको बताया था हमने टी की वैल्यू, अरे एफ की वैल्यू ये बताया था 1/T। तो टी की वैल्यू निकालने जाओगे तो 1/F आ जाएगा। और भैया जो लगाए गए चक्कर है वो फ्रीक्वेंसी ही तो होती है, तो एफ चला जाएगा ऊपर। तो एक्चुअल में करंट का फार्मूला बन जाएगा ई इंटू एफ, है ना। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? वेलोसिटी। एक बार डेटा लिख देते हैं ताकि चीजें क्लियर समझ में आए। 6.6 गुणे 10⁴ मीटर पर सेकेंड और रेडियस दे रखी है 0.7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चेंज कर देते हैं -10 मीटर के साथ, ठीक है ना। और आपको दो चीजें निकालनी है, करंट और एक चीज और निकालनी है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को भैया एम से लिखते हैं, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो तो अपने को फार्मूला मिल गया ई इंटू फ्रीक्वेंसी। बट फ्रीक्वेंसी तो सवाल में गिवन ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी के लिए अपने पास दो डेटा दे रखे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड उसकी रेडियस, जिस कक्षा में वो दौड़ रहा है उसकी रेडियस दे रखी है। तो ऐसे में हम समय बराबर दूरी बटे चाल का इस्तेमाल करेंगे। यहां से ध्यान से देखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब तुम बताओ, जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? वो भैया 2πr दूरी तय करेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाल इसकी कितनी है? v। इसका मतलब अगर हम f की वैल्यू यूज करें तो ये पलट जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा e इंटू, अब f की वैल्यू रखेंगे तो पलट के लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे v अपान में 2πr। अब अपना फार्मूला बन चुका है ना। अब बस इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो इसे इरेज करते हैं हम लोग। चलो समझते हैं। अब E की वैल्यू सभी जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू V की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁴। अगर कैलकुलेशन करने में आप ठीक हैं तो क्या 22 का मल्टीपल लग रहा है, तो हम लिखेंगे इसे 2 इंटू 22/7, 22/7 इंटू R की वैल्यू है 0.7 गुणे 10⁻⁻10। क्या ये कैलकुलेशन एकदम इजी पैटर्न में आया? ऑफ कोर्स आया।
अगर आप यहाँ 3.14 लिखेंगे तो शायद न्यूमेरिकल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे इसलिए सवाल की वैल्यू देख करके अपना वैल्यू खोला करें कांस्टेंट वाले टर्म को। तो ये 0.3 आ जाएगा भैया, दशमलव से दशमलव यार मर जाएगा, तो इस 7 से 7 भी मर जाएगा, तो फिर ये 0.8 आ जाएगा, ये 0.8, और तो कुछ बचा नहीं। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, 8 त्रिक 24, तो 2.4 गुणे, पावर चेक कर लेते हैं, -10 है तो -10 -19 काट दो तो माइनस का 9 बचेगा, -9 + 4 और ऐड कर दो तो माइनस का 5 बचेगा। मतलब जो करंट आई भैया वो 2.4 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर आ गई। यानी जब इलेक्ट्रॉन इतनी रफ्तार से नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो उसके तुल्य जो करंट आएगी उसका मैग्नीट्यूड 2.4 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर आएगा, है ना। अब वहीं पर बात करते हैं एम कैसे निकालें। एम तुमने पढ़ा होगा, एम का फार्मूला होता है NiA, जब उसमें फेरों के नंबर दे रखे हो। अब चूंकि इसमें फेरे गिवन नहीं है तो हम इसमें लिखेंगे IA, है ना। अब एरिया तो दे नहीं रखा, बट एरिया नहीं दे रखा तो क्या हुआ, जिस वृत्त में वो घूम रहा है उसका आर तो दे रखा है। अब सभी को पता है सर्कुलर पथ का अगर रेडियस आर है तो भैया इसका एरिया तो πr² लिखते हैं, बस यही चीज यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो आई को तो यही लिख लो 2.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 22/7 इंटू R²। तो ये वाली वैल्यू बोलो क्या लिखी, इसको थोड़ा सा जल्दी लिख देते हैं। क्या ये लिखा है 7 × 10⁻11। पेपर में ऐसा करना नहीं होता, एक्चुअल में बस तुम्हें सोचना और यहाँ पे लिख देना है। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है तो हम 7 को तो 2 बार लिख देंगे पर पावर एक ही बार में लिख देंगे। क्या पावर की हो जाती है गुणा, स्क्वायर करने पर पावर की होती है गुणा। तो आर का स्क्वायर किया तो 7 2 बार लिखे और पावर का गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो कुछ तो कट ही जाएगा यार, बाकी का भैया पूरा पूरा कैलकुलेशन है, ये आप कर लीजिएगा। तो ये बचेगा क्या 2.4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 22 और 5 माइनस का 27, ये आपका आंसर है। ये डेटा भैया एम का है और इसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी बेहतरीन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस इन अंकों की गुणा मार लेना आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा है एक चुंबक की अच्छी स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसकी निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो। यानी पहले हाफ में आपको चुंबकीय आघूर्ण पता करना है और सेकेंड हाफ में आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो चलो देखते हैं इसको। याद रखना पहले अच्छी स्थिति में हो फिर बाद में निरक्षीय स्थिति में, इसके लिए आपको फॉर्मूले प्रॉपर याद होने चाहिए। तो अच्छी स्थिति के लिए आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहां पर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। यहां पर आप अपने को निकालना है चुंबकीय आघूर्ण, तो पहले इसी को निकाल देते हैं। पर पहला हाफ अच्छी स्थिति के लिए है, तो अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, बी एक्सिस, यहां पर एक्सिस मार्क कर देते हैं, μ0/4π 2m/r³। ये प्रॉपर फार्मूले सभी को याद होने चाहिए, ठीक है ना। अगर फार्मूले याद थे तो फिर ये फार्मूले पर ही न्यूमेरिकल था। बी एक्सिस का वैल्यू दे रखा है, एम निकालना है, तो इसकी वैल्यू तो वही को याद होगी, इस कांस्टेंट की तो 10⁻⁷ है ना, तो हम इसी को सीधा यूज करेंगे। अब बी एक्सिस की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, मुझे एम निकालना, तो यहाँ से फार्मूला सीधा सीधा बना देते हैं। तो ये बन जाएगा भैया एम बराबर बी एक्सिस इंटू r³ है ना, और बटे में आएगा 2 × 10⁻⁷। इसमें अपनी वैल्यू रख लेते हैं। बी एक्सिस की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ इंटू r³। अच्छा ये वैल्यू क्या लिखी, एक्चुअल में अगर इसे सॉल्व करने हो तो सेंटीमीटर को 10⁻² लिखेंगे आप, -2 + 1, तो ये सीधा सीधा बचेगा तुम्हारा क्या, -1 बचेगा। तो भैया इसका क्यूब कर लो ना डायरेक्ट, तो ये बचेगा -3, 2 × 10⁻⁷, है ना। बस काट पीट लो यार, खत्म। ये तो गया यार सबका सब, तो आंसर तो 1 आ गया। आंसर कितना आ गया 1 एम्पियर इंटू
मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, कुछ तो नहीं बचा। चलिए बात करते हैं अब आगे, है ना। अब क्या निकालना अपने को, दूसरे आर, दूसरे में आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसमें अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, पर ये वाला जो बी वो निरक्षीय स्थिति के लिए है, इक्वेटर बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब ध्यान से देखो, यहां बी लिखने का फार्मूला बोलो, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और m अपान आर क्यूब, ये कितना होता है m अपान आर क्यूब। चलो वैल्यू रखते हैं, ये तो टोटल 10 की पावर माइनस 7 बन जाएगा। m की वैल्यू तो 1 निकली है यार, कितनी निकली है 1। अब r की वैल्यू बोलो क्या है, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, इसे अगर सॉल्व करने जाओ तुम तो ये हो जाएगा भैया 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2, सिंपल कहें तो 0.2 बन जाएगा, ये 0.2 बन जाएगा, है ना, या वैसे रख लो, तो यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो भैया 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2, तो इसका क्यूब करना है अपने को ना, तो तुम बताओ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इस 0 का 10 की पावर 3 और इसका भी 10 की पावर माइनस 6, है ना। तो अल्टीमेट बचा क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अगर तुम इसका भी क्यूब कर लेते डायरेक्ट तो क्या बन जाता, 8 गुणे 3 अंक के बाद दशमलव, तो भी माइनस 3 बन जाता, तो सीधा से लिख सकते थे यार 10 की पावर माइनस 3, तो भैया तो ऊपर बच जाएगा माइनस का 4, तो 1/8 गुणे 10 की पावर माइनस 4, यही आपका आंसर है ना। चाहो तो इसे और सॉल्व कर देते हैं, ये यूनिट इसका टेस्ला होता है, क्या होता है टेस्ला, इसे आप और सॉल्व कर सकते हो, ये समझो 10 हो जाएगा, तो 0.1, अब यहां बचेगा कितना 2, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 10 की पावर माइनस 4, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम है, यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है, बताइए इस यंत्र को किस प्रकार बदला जा सकता है। काहे काहे में बदलना है अपने को, 6 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में और 150 वोल्ट तक पढ़ने वाले वोल्ट मीटर में। तो अपने को डेटा क्या क्या दे रखा है, धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी के प्रतिरोध को जी से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 5 ओम, या है इसमें सॉरी, या अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है, तो जो धारा ये माप सकता है वो आईजी होती है 1.5 एम्पियर, यहाँ पर जो जी है उसका मतलब गैल्वेनोमीटर और हिंदी में से धारा मापी बोलते हैं। इससे किस प्रकार बदला जा सकता है, अमीटर में, नंबर ए अमीटर वाले में बदलना है अपने को, है ना। तो अमीटर में बदलने के लिए करते क्या है एक्चुअल में, अमीटर में बदलने के लिए इसमें संट लगाते हैं, क्या लगाते हैं संट, और सच बात यह है कि तुम्हें संट ही निकालना है, और कितनी करंट पढ़ने वाले मीटर में बदलना है इसको, तो वो करंट है 6 एम्पियर, कितनी है 6 एम्पियर। अब इसके लिए फार्मूला आप बराबर याद कर लीजिए, तुम्हें याद होगा इसके लिए फार्मूला यूज करते थे हम लोग, आई जी बराबर आई एस अपान एस प्लस जी, ठीक है ना। बस इसी में वैल्यू रखो और खेल खत्म करो, ये 1.5 है और आई की वैल्यू सवाल में 6 है ना, और ये s है और ये s प्लस जी है, जी की वैल्यू भैया 5 है, ठीक है ना। ध्यान से देखो आप, तो ये तो 4 बार चला जाएगा यार, ये 4s हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो बन जाएगा s प्लस 5 बराबर 4s, है ना। मुझे तो s की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देते हैं, तो बन जाएगा भैया 4s माइनस एस बराबर 5, तो ये बन जाएगा 3s बराबर 5, तो s की वैल्यू कितनी निकल आएगी 5/3, यानी इसे अमीटर में बदला जा सकता है 5/3 ओम का संट लगाकर, 5/3 ओम का संट लगाकर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की, पॉइंट नंबर बी में मुझे बदलना है वोल्ट मीटर में, क्या में बदलना है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसमें भी ये प्रतिरोध लगाते हैं, प्रतिरोध इसका बढ़ाना पड़ता है, तो ध्यान से देखो, तो इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा आई जी बराबर वी अपान आर प्लस जी, है ना। तो डेटा क्या दे रखे सारे, सारे दे रखे, बस कैलकुलेट करना है, तो आई जी की वैल्यू 1.5 है, v की वैल्यू 150 है, ये r अपने को निकालना है, और g की वैल्यू 5 है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, दशमलव से यहाँ 0 बढ़ा ले, इसको अगर हम काट दें तो 100 बार चला जाएगा, कितनी बार 100 बार,
अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीपल लगा ले, ये बन जाएगा R प्लस 5 बराबर 100। अगर यहां से R की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 100 माइनस 5 इक्वलेंट 95। तो जो R निकलेगा वो 95 ओम निकलेगा। मतलब इतने ओम का प्रतिरोध लगा करके हम उसे 150 वोल्ट तक मापने वाले वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं, और इतने ओम का संट लगा करके 6 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अब कुछ सवाल सब कुछ है एक ही जैसे हैं लगभग लगभग। कह रहा है 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक संट के प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये एक बेहतरीन सवाल है, नए पैटर्न का है, तो आप थोड़ा सा याद कर लो अगर डायग्राम याद हो तो। और याद होगा तो संट को इसमें समांतर क्रम में लगाते थे। समांतर क्रम में इसलिए लगाया जाता है ताकि अमीटर का खुद का प्रतिरोध ना बढ़े, है ना। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर करंट आई था, तो यहाँ की करंट को तुमने आई जी माना होगा, तो 100% यहाँ की करंट आई माइनस आई जी आ जाएगा। इसका प्रतिरोध तो जी लिखा जाता है और इसका प्रतिरोध एस लिखा जाता है। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर और जो संट है अपना वो समांतर क्रम में है, अगर ये समांतर क्रम में है तो जितना वोल्टेज वीजी का होगा क्या वही वोल्टेज वीएस का भी होगा। तो ओम्स लगा के इसको खोल दो। तो अगर हम यहाँ ओम्स ला इसके लिए लिखें तो लिखेंगे आई आर। चूंकि गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को जी से लिखते तो इसे आई जी लिखने में कोई बुराई नहीं है, बराबर। और यहाँ की भैया करंट आई जी है तो आई जी जी लिख दिया हमने इसको। और संट की अगर बात करें तो संट में भैया जो करंट है वो आई माइनस आई जी है, आई माइनस आई जी है, और यहाँ का प्रतिरोध एस है ना। अब ध्यान से देखें इस सवाल की डिमांड क्या है। सवाल में कह रहा है 99 ओम प्रतिरोध का चल कुंडली धारा मापी है। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू 99 ओम है, ठीक है ना। मुख्य धारा 10% भेजने के लिए, मुख्य धारा 10% है, इसका मतलब आई की वैल्यू हम लिखेंगे ये आई जी का टर्म आ जाएगा, है ना। आई का 10%, आई का 10%, तो ये हो जाएगा आई इंटू 10/100। तो सिंपल कहें तो आई बटे 10, है ना। तो हमने मुख्य धारा को तो आई मान लिया, आई जी चूंकि आई का 10% है तो हमने इसे आई बटे 10 सॉल्व कर दिया। अपने को निकालना है संट का मान, तो संट यहां से लिख देते हैं। तो संट बोलो क्या निकलेगा। अगर यहां से संट की वैल्यू लिखे तो डायरेक्ट क्या निकलाएगी, आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी, यही तो निकलेगा। अब इसमें चलो फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। आई जी की वैल्यू कितनी है, आई बटे 10 इंटू में जी, जी की वैल्यू है 99, आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी की वैल्यू है आई बटे 10, है ना। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसे तो यही लिखा रहने दो थोड़ी देर के लिए। नीचे अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 10i माइनस आई बटे 10, है ना। तो यहां ध्यान से देखो आप, तो ये बन जाएगा i गुड़े 99/10 बटे 10i से एक आई निकाल दो तो 9/10, है ना। ये बच जाएगा 9i। अब इसे काट लो, इस 10 से 10 मर जाएगा, आई से आई मर जाएगा और 9 से 99 मर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11। तो कितना संट लगा करके भैया, 11 ओम का संट लगाना होगा। मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक संट कितना लगाना पड़ेगा, 11 ओम, है ना। ये थोड़ा नई टाइप का सवाल आया है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने ये है, कह रहा है एक वोल्ट मीटर है 25 वोल्ट तक माप सकता है और उसका प्रतिरोध 1000 ओम है। आप इसे 250 वोल्ट तक मापने के लिए किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, इसमें ऐसा क्या करेंगे। तो वोल्ट मीटर को जब भी बदलना होता है तो उसमें प्रतिरोध को डाला जाता है, वहीं श्रेणी क्रम में डाला जाता है। क्योंकि श्रेणी क्रम इसलिए डाला जाता है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाना पड़ता है, आपने पढ़ा होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना स्वयं का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और वहीं आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखो, तो इसका प्रतिरोध 1000 ओम है, 250 वोल्ट तक मापने के लिए आप इसमें क्या करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ये कितनी करंट माप सकता है पहले वो निकाल लेते हैं। तो कितनी अधिकतम करंट निकाल सकता है ये, आई बराबर वी अपान आर, ये आई जी लिखेंगे। तो V की वैल्यू बोलो कितनी है 25 और R की वैल्यू है 1000।
अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो कितना निकलेगा भैया, 0.025 एम्पियर, मतलब ये अधिकतम इतनी करंट माप सकता है, ठीक है ना। अब मुझे 250 वोल्ट तक मापने वाला इसको बनाना है, तो इसके लिए क्या करें, अभी तो फॉर्मूला लगाया था हमने, आई जी बराबर वी अपान आर प्लस जी, है ना। पर जी की वैल्यू भी तो सवाल में है, हाँ यही तो है 1000, और ये वाला आर फाइंड करना है, तो आई जी की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 0.025 बराबर v की वैल्यू है 250, r तुम्हें फाइंड करना है और g की वैल्यू है 1000, ठीक है ना। तो इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, r प्लस 1000, और इसको यहां लिख दो 250 बटे 0.025। क्या कर सकते हैं, दशमलव से ऊपर 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, कितने जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो बढ़ाने को 1000 लिख सकते हैं। अब 25 से अगर 250 को काटे तो 10 आ जाएगा, इसका मतलब r प्लस 1000 बराबर 1000 इंटू 10, तो आ जाएगा 10,000। अगर यहां से मुझे r लिखना हो तो हम लिखेंगे 10,000 माइनस 1000, तो आंसर निकलेगा भैया 9,000, है ना। यानी 9,000 ओम का तुम्हें प्रतिरोध डालना होगा। अगर तुम्हें कितने वोल्ट तक इसको मापना है, 250 वोल्ट। जब 25 वोल्ट मापा जा रहा था तो कितने ओम का था, 1000 ओम। 250 वोल्ट मापेंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9,000। अगर तुम चाहो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, मान लो एमसीक्यू टाइप होता, तो इसे बिना सॉल्व किए भी लगाया जा सकता था। कैसे, सोच के देखो, 25 वोल्ट तक जब इसे मापना होता है तो इसका खुद का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। तो 25 की ये वैल्यू कितने गुना है, 25 गुणे 10, 10 गुना है। इसका मतलब 1000 का भी 10 गुना आएगा उत्तर, है ना। ये 250 और ये 1000, सॉरी 10,000। अब तुम बताओ, ऑलरेडी पहले से ही उसके पास कितने ओम थे, 1000। तो हमें पता है कि 250 वोल्ट मापने के लिए 10,000 ओम होना चाहिए, 1000 ओम उसके पास पहले ही था। इसका मतलब आंसर कितना आ जाता, 9,000 ओम। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, हालांकि अपने को ये लगाना था इसलिए लगा के दिखाया गया कि कैसे आएगा उत्तर 9,000। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने ये है, एक धारा मापी के साथ 4 ओम का संट लगाने पर धारा मापी में धारा 1/5 रह जाती है। यदि इस धारा मापी के साथ 2 ओम का संट और लगा दें तो विक्षेप कितना रह जाएगा। तो इसको समझते हैं, धारा मापी के साथ 4 ओम का संट, तो संट की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 4 ओम। लगाने पर धारा मापी में धारा 1/5 रह जाती है। आप सभी जानते हो जो आईजी होता है वो एक्चुअल में आई का ही तो फैक्टर होता है ना, मतलब आईजी की वैल्यू आई के ही मान में चलता है। जैसे हमने कहा धारा मापी में धारा 1/5 रह जाती है, इसका मतलब जो आईजी है वो आई का 1/5 रह जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना। तो जो धारा है वो आई का 1/5 रह जाती है। तो तुम बताओ कि आईजी की वैल्यू क्या आ गई, आईजी की वैल्यू भैया 1/5 आ गई। कितनी आ गई, 1/5। अच्छा, अगर आईजी की वैल्यू 1/5 आ गई तो कितने लोगों को समझ आया कि आई की वैल्यू 1 रही होगी, तभी तो 1/5 आ गई। यदि इस धारा मापी के साथ 2 ओम का संट और लगाया जाए तो 2 ओम का संट बाद में लगाओ, पहले इतने डेटा से जो कर सकते वो कर लीजिए आप। तो याद करो इसके लिए फार्मूला क्या होता था, आईजी बराबर आई एस अपान एस प्लस जी, है ना। इसे सॉल्व करते हैं तो आईजी की वैल्यू सवाल में 1/5 है, बराबर ये 1 है, और एस की वैल्यू सवाल में 4 है, और ये 4 प्लस जी है, ठीक है ना। यहां से हम जी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, क्रॉस मल्टीपल लगा लो यार, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसे 4 प्लस जी बराबर 20। अगर यहां से जी की वैल्यू निकाले तो 16 आएगी। कितनी आएगी भैया, 16 ओम, ठीक है ना। अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। यदि धारा मापी के साथ 2 ओम का संट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा, है ना। तो 2 ओम का संट और लगा लो। अब बस तुम्हें ये याद करना है कि अमीटर में प्रतिरोध, एक्चुअल में अमीटर का खुद का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अब प्रतिरोध 0 तो कर नहीं सकते, तो अगर कोई वैल्यू हमें दी जाए कि ये प्रतिरोध उसमें लगाना है तो आप कौन से क्रम में लगाएंगे। आप एक ऐसा ऑर्डर चुनिए जिसमें प्रतिरोध का मान बढ़ने की बजाय घट जाए। तो तुम बताओ, अगर 2 ओम को 4 के साथ श्रेणी क्रम में लगा दोगे तो उत्तर 6 आ जाएगा। इसका मतलब तो प्रतिरोध बढ़ गया, हमें प्रतिरोध बढ़ाना नहीं, हमें घटाना है। तो भैया क्या इस 4 के साथ इस 2 को समांतर क्रम में लगा दीजिए आप।
आप ध्यान से देखो, फिर तुम्हें निकालना है विक्षेप कितना रह जाएगा। तो विक्षेप का हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। विक्षेप जो नया आएगा हम उसे आई जी डैश लिख देते हैं, ठीक है। आई जी डैश बराबर आई अपान सॉरी इंटू में एस अपान एस प्लस जी, एस अपान एस प्लस जी। अब जो एस होगा ये बदल जाएगा, तो हम इसको एस डैश लिख लेते हैं, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाया जा रहा है, प्रतिरोध लगाया जा रहा है, बढ़ाने का मतलब घटाएंगे यहाँ पर हम। तो ध्यान से देखो, तो एस डैश कैसे निकालेंगे। एस डैश भैया निकाला जाएगा 1/4 प्लस 1/2 से। अगर एस डैश की वैल्यू डायरेक्ट लिखने जाओ आप, तो 4/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4/3। इस 4/3 का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अपने को आई जी निकल आएगा। आई जी बराबर आई, ये आ जाएगा भैया 4/3 अपान ये 4/3 प्लस 16 प्लस में 16, इसे और साल कर लो तो हो जाएगा 48 4 52। तो 4/3 और बटे में भैया 52/3, 52/3 है ना। तो 3 से 3 तो मर जाएगा, 4 से 52 मर जाएगा, तो आंसर आएगा 1/13 है ना। और ये आई भी इसमें लिखा हुआ है, तो इनटू में आई, इसका मतलब जो आई जी का वैल्यू आया वो आई का 1/13 आया। आई का 1/13 का मतलब सिंपल हुआ 1/13 आया। जैसे सवाल का शुरुआत किया था ना हमने कि धारा मापी में धारा 1/5 है, इसका मतलब वो I/5 था, तो उत्तर भी तो I/13 आया। I/13 का मतलब 1/13 आ गया, है ना। ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, और एंड में आपको होमवर्क दिया जाएगा एक सवाल ये। तो एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन का विक्षेप होता है। धारामापी का प्रतिरोध 40 ओम है। यदि धारामापी में 2 ओम का शंट लगा दिया जाए तथा धारामापी के पैमाने पर 50 विभाजन है, तो यह धारामापी अधिक से अधिक कितनी धारा माप सकता है? कितनी धारा माप सकता है मतलब आई बताना है अपने को, है ना। तो हम पहले लिखते हैं वैल्यू, 5 विभाजन का विक्षेप होता है, धारामापी का प्रतिरोध 40 है, तो पहले जी का वैल्यू कितना दे रखा है भैया? 40 ओम। धारामापी में 2 ओम का शंट है, तो एस की वैल्यू है 2। धारामापी के पैमाने पर 50 विभाजन है। कितने विभाजन है? और ध्यान से देखो तो धारामापी में प्रति मिली एम्पियर विभाजन कितने हैं? 5। तो आई जी की वैल्यू सीधा सीधा ऐसे निकाल लो आप, 50 विभाजन बटे प्रति मिली एम्पियर 5 विभाजन, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 विभाजन प्रति मिली एम्पियर, प्रति मिली एम्पियर। तो विभाजन से विभाजन तो मर जाएगा यार। इसका मतलब जो आई जी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 मिली एम्पियर। कितनी आ जाएगी? 10 मिली एम्पियर, है ना। अब डेटा रखते हैं, अपने को फाइंड करना है आई। जो फाइंड करना है वो क्या है? आई। फॉर्मूला होता है आई जी बराबर आई एस अपान एस प्लस जी। आई जी की वैल्यू सवाल में है 10 गुणे 10 की पावर -3, एस की वैल्यू है 2, और ये है भैया 2 + 40, 2 + 40, ठीक है ना। तो 42 हो गया, सीधा 42 का इधर गुणा मार लेते हैं, तो हो जाएगा 420 गुणे 10 की पावर -3 बराबर में 2i, है ना। अब यहां से i निकाल लेते हैं, तो 42 का आधा कितना होता है? 21, 10 गुणे 10 की पावर -3, ये एम्पियर आ गया भैया। यही अपना आंसर। चाहो तो इसे कंप्लीट सॉल्व कर दो, तो 3 घाते हैं, 3 ही अंक है अपने पास, तो हम 0.21 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल भी बेहतरीन समझ में आया होगा। आई की वैल्यू 0.21 एम्पियर निकल के आएगी, ठीक। अब लास्ट सवाल आपको करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।